नमस्कार, प्रभात एग्जाम के वीकली करंट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्या। अगले आधे घंटे में होंगी आपके पास देश और दुनिया की बड़ी खबरें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। यूक्रेनी शहरों में मानवीय स्थिति और अधिक विकट। संघर्ष विराम को लेकर बैठक में नहीं निकला हल। अमेरिका ने रूस से आयात किए जाने वाले तेल और गैस पर लगाए प्रतिबंध। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित। 5 में से 4 राज्यों की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत के साथ की वापसी। पंजाब में आप नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी। जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की चौंकाने वाली रिपोर्ट। कहा, अगर कार्बन उत्सर्जन मौजूदा रफ्तार से बढ़ता रहा तो भयावह होगी भविष्य की तस्वीर। और भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ने मोटर वाहन समझौता लागू करने पर की चर्चा। जल्द लागू करने पर सहमति। समझौता देगा क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। इस हफ्ते मॉस्को और कीव के शीर्ष राजनयिकों के बीच संघर्ष विराम को लेकर तुर्की में वार्ता हुई। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अमेरिका ने रूस से आयात किए जाने वाले तेल और गैस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर संकट का साया गहराता जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास भीषण लड़ाई चल रही है। मॉस्को द्वारा यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में मान्यता देने के 3 दिन बाद रूसी सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू किया था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को अब 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। इन 2 हफ्तों में करीब 20 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यह पलायन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बनता जा रहा है। रूसी सेना से घिरे यूक्रेनी शहरों में मानवीय स्थिति और अधिक विकट हो गई है। रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के मानवीय गलियारे बनाने के लिए सहमत होने के बाद कुछ कस्बों और शहरों जो कि रूसी सेना से घिरे हैं से नागरिकों को निकालने की अनुमति दे दी गई। भारत ने भी ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत अपने लोगों को यूक्रेन से निकाला। इसके लिए भारत ने 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों में भेजे थे। अभी तक भारत ने 80 से अधिक विशेष उड़ानों के माध्यम से यूक्रेन में फंसे लगभग 20,000 लोगों को निकाल लिया है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के कुछ नागरिकों को भी यूक्रेन से निकाला है। इस दौरान बसों और ट्रेनों के जरिए भारतीयों को यूक्रेन के पश्चिमी सीमाओं तक लाया गया और वहां से उन्हें विमान से भारत के लिए रवाना किया गया। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के अस्पतालों पर हमले को लेकर रूस पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है। ब्रिटेन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने यूक्रेन में युद्ध अपराध के सबूत ढूंढने में मदद करने की पेशकश की है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इन अपराधों की सुनवाई हो सकती है। युद्ध की बात करें तो जमीन पर स्थिति तो ज्यादा नहीं बदली है, लेकिन अब दोनों रूस और यूक्रेन के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। रूस ने कहा है कि उसको यूक्रेन सरकार को नहीं हटाना है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच इसे एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। वैसे इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी साफ कर चुके हैं कि अब वो नेटो की सदस्यता लेने पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनके स्टैंड में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तुर्की, इजराइल और फ्रांस जैसे देश यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तुर्की के अंटालिया शहर में रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव और उनके यूक्रेनी समकक्ष दिमित्रो कुलेबा के बीच मुलाकात हुई। हालांकि ये बातचीत फिलहाल बेनतीजन रही। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से दोनों विदेश मंत्रियों के बीच ये पहली बैठक थी। वैसे इस बातचीत के बीच यूक्रेन को अब कई देशों से सहायता मिलनी शुरू हो गई है। कोई प्रतिबंधों के जरिए अपना समर्थन जाहिर कर रहा है तो कोई सीधे सैन्य हथियार उपलब्ध करवा रहा है। अमेरिका ने सुरक्षा मामलों के लिए यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद का ऐलान किया है। कई वैश्विक ब्रांडों ने यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस से अपने उत्पादन और बिक्री को निलंबित कर दिया है। वहीं अमेरिका ने रूस से आयात किए जाने वाले तेल और गैस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी कहा कि वो रूसी तेल की खरीद आने वाले समय में बंद करेगा, जबकि यूरोपीय संघ ने आयात में कटौती का फैसला किया है।
ये कदम रूस की ओर से जारी की गई उस चेतावनी के बाद उठाया गया है जिसमें रूसी सरकार ने कहा था कि अगर तेल के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह यूरोपीय देशों की गैस आपूर्ति बंद कर देगा। दुनिया भर में तेल और गैस के दाम पहले ही तेज गति से बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $131 प्रति बैरल से ऊपर चली गई। महंगा होते कच्चे तेल की वजह से भारतीय तेल कंपनियों पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ता जा रहा है। रूस दुनिया भर में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इससे पहले अमेरिका और सऊदी अरब का नंबर आता है। बुधवार को इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने आगाह किया कि यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से भारत का चालू खाता घाटा इस साल की तीसरी तिमाही में बढ़कर $23.3 बिलियन पहुंचने की आशंका है। ये पिछले 13 तिमाही में सबसे ज्यादा है। मार्च 2022 में डॉलर के मुकाबले रुपए की औसत कीमत 76 तक रहने का अंदेशा है। इसके साथ ही सरकारी तेल कंपनियों पर पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती रहीं तो भारत में भी निश्चित तौर पर तेल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। इसका व्यापक प्रभाव पूरी इकोनॉमी पर होगा। इसका असर इन्फ्लेशनरी होगा, महंगाई दर बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। और इस हफ्ते देश में सबसे बड़ी खबर रही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे। गुरुवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। 4 राज्यों की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत के साथ वापसी की है और पंजाब में आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को हुई, जबकि आखिरी फेज की वोटिंग 7 मार्च को हुई थी। महीनों की उठापटक के बाद आखिर आ ही गया रिजल्ट का दिन। शुरुआती रुझानों के साथ ही एग्जिट पोल भी कई हद तक सही साबित होते नजर आए। साफ तौर पर दिखी भाजपा की प्रचंड जीत। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से भाजपा ने गठबंधन में 255 सीटें जीती। उत्तराखंड में 70 सीटों में से भाजपा ने 47 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं गोवा में भाजपा ने 40 में से 20 सीटें जीती। मणिपुर में भी वह कुल 60 सीटों में से 32 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 92 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की है। नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को देश में मिली बहुमत के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश में मिली जीत को जिम्मेदार ठहराया गया था। वे मानते हैं कि इस बार भी राजनीतिक पंडित इस बात को स्वीकार करेंगे कि 2022 के नतीजे ने 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे तय कर दिए हैं। उन्होंने जीत के कारण को विकास की राजनीति से जुड़ा और परिवारवाद की राजनीति के खात्मे की भविष्यवाणी की। आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इन चुनावी नतीजों को किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 403 में से 255 विधानसभा सीटों पर गठबंधन में जीत दर्ज की। वहीं उनके सहयोगी अपना दल ने 12 सीटें जीती और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल ने 6 सीटें जीती। वहीं मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के खाते में 111 सीटें आईं। उनके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को 8 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में लगातार दूसरी बार पद पर बने रहने वाले भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। योगी 37 साल में पहले ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो लगातार दूसरी बार जीते हैं और अपना पद बरकरार रखा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पार्टी ने राज्य में से 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस महज 18 सीटें ही हासिल कर पाई। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में भाजपा ने सारे मिथक तोड़ एक बार फिर इतिहास रचने का काम किया। प्रदेश के 70 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर शानदार जीत के साथ भाजपा ने भगवा परचम लहराकर सत्ता में वापसी की। वहीं कांग्रेस को इस बार 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा। बहुजन और निर्दलीय ने कुल 4 सीटों पर जीत दर्ज की। गोवा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 1 सीट पीछे है। उसने 40 सदस्यीय विधानसभा में 20 सीटें हासिल की। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों में से 32 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भाजपा की इस कामयाबी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व पर जनता की लोकप्रियता की मुहर लगा दी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दरअसल इन राज्य के मतदाताओं ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और विकास के मॉडल पर एक बार फिर भरोसा जताया है। वहीं एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन चुनाव नतीजों का सबसे पहला असर कांग्रेस के भीतर नए घमासान के रूप में सामने आएगा। इन पराजयों ने एनएसपी, शिवसेना, डीएमके और राजद जैसे सहयोगी दलों के ऊपर भी कांग्रेस के प्रभाव को क्षीण कर दिया है, जबकि टीआरएस, कांग्रेस, वाईएसआर, बीजेड जैसे दलों की कांग्रेस से पहले ही दूरी बन चुकी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं अब आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता पाने के बाद अन्य राज्यों में कांग्रेस की सियासी जमीन छीनने की कोशिश करेगी और केजरीवाल अब कांग्रेस का विकल्प बनेंगे। जहां ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, के चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार जैसे छत्रप और उनके दलों का राजनीतिक चरित्र और अपील क्षेत्रीय है, वहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक चरित्र राष्ट्रीय है और पंजाब की तूफानी जीत ने इसे और विस्तार दे दिया है। अब आम आदमी पार्टी यहां नहीं रुकेगी और आने वाले विधानसभा के चुनावों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करके कांग्रेस की जमीन और वोट छीनेगी। वो खुद को कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश करेगी और 2024 में लोकसभा चुनावों में अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर प्रभावशाली भूमिका बनाएगी। बात कांग्रेस की करें तो ये देश की सबसे बड़ी पार्टी होने से शुरू हुई और आज किसी क्षेत्रीय पार्टी से भी बुरी स्थिति में है। जाहिर बात है कि शीर्ष पर बैठे नेता न देश की नब्ज समझ पा रहे हैं और न ही समस्याएं। वहीं परिवारवाद के नाम पर वोट मिलने की उम्मीद भी टूटी है। बादल परिवार हो या यादव परिवार, सभी नकारे गए हैं। सभी जिन्होंने केवल परिवार के सरनेम को अपना तमगा बनाया, उन्हें आड़े हाथों लिया गया। अपराधियों को नकार देना यकीनन नागरिकों की जीत है। खासतौर पर मुकदमे के साथ जेल से या डंके की चोट पर खुद को बाहुबली कहने वाले पीछे रह गए, ये एक अच्छा संकेत है। साथ ही महिलाओं के वोट का बड़ा हाथ रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। कहीं न कहीं सुरक्षा का मुद्दा अहम रहा। हालांकि निचली सतह पर काम बाकी है, लेकिन कुछ शुरुआत हुई है और इसका स्वागत भी हुआ है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी ने चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। अगले 2 दशक में दुनिया भर में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तापमान बढ़ने के कारण खाद्य सुरक्षा, जल संकट, जंगल की आग, परिवहन प्रणाली, शहरी ढांचा, बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ने का अनुमान जताया गया है। जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी ने चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्सर्जन खत्म न करने से दुनिया को गंभीर नुकसान होगा। इसमें दक्षिण एशिया में असहनीय गर्मी, भोजन और पानी की कमी व समुद्री स्तर में वृद्धि भी शामिल होगी। तो क्या है ये रिपोर्ट और किसने तैयार की है ये? दरअसल संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट 67 देशों के 270 से अधिक वैज्ञानिकों ने तैयार की है। 2 सप्ताह की बैठक में आईपीसीसी रिपोर्ट को 195 देशों ने मंजूरी दी है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन किया गया है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की गई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बिगड़ते जलवायु के प्रभाव दुनिया के हर हिस्से में विनाशकारी हैं और वह इस ग्रह पर हर सजीव पदार्थ, इंसान, जानवर, पेड़ पौधों एवं पूरी पारिस्थितिकी पर असर डाल रहे हैं। यह रिपोर्ट आईपीसीसी की 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट की दूसरी किस्त है। 6ठी रिपोर्ट इस साल पूरी होगी। आईपीसीसी की अगली रिपोर्ट मिटिगेशन पर होगी, जो इस साल अप्रैल में जारी होने वाली है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के तरीकों का सुझाव देगी। चलिए नजर डालते हैं कि क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट, एडॉप्शन एंड वल्नरेबिलिटी शीर्षक से जारी आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में क्या खास बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु जोखिम के प्रत्यक्ष प्रभाव में लंबे समय तक उच्च तापमान का अनुभव करना शामिल हो सकता है, जबकि परोक्ष रूप में कुपोषण या विस्थापन के मानसिक स्वास्थ्य दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। 200 देशों द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट में गैर जलवायु मॉडरेटिंग प्रभावों का जिक्र किया गया है, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और संरचनात्मक असमानताओं तक को प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलवायु संबंधी घटनाओं और परिस्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला
मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालेगी। चरम हालात में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे चिंता, अवसाद, तेज दर्दनाक तनाव और नींद की समस्याएं हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती हैं। इस हालत में इंसान को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी पड़ सकती है। अब बात करते हैं मौसम पर पड़ने वाले असर की। IPCC का कहना है कि बढ़ती गर्म लहरों, सूखे व बाढ़ की स्थितियां पहले ही वनस्पतियों व मवेशियों की सहन सीमा से आगे जा चुकी हैं और उनके कारण पेड़ों और प्रवाल भित्तियों की प्रजातियां बड़े पैमाने पर लुप्त हो रही हैं। चरम मौसम की घटनाएं हर छोर पर हो रही हैं, जिनके कारण इतने बड़े नुकसान हो रहे हैं जिनका सामना करना लगातार कठिन होता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के गरीब और विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की आधी आबादी पर मंडरा रहा है खतरा। संयुक्त राष्ट्र की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आधी आबादी खतरे की जद में है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 3.6 अरब की आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहां जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर हो सकता है। अगले 2 दशक में दुनिया भर में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तापमान बढ़ने के कारण फूड सिक्योरिटी, पानी की किल्लत, जंगल की आग, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, शहरी ढांचा, बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ने का अनुमान जताया गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद इकोसिस्टम में सुधार नहीं होता। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के साथ ही एशिया में कृषि और खाद्य प्रणालियों से संबंधित जोखिम पूरे क्षेत्र में अलग अलग प्रभावों के साथ धीरे धीरे बढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या कहती है रिपोर्ट? अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने आगाह किया कि आगामी दशक में वैश्विक उत्सर्जन में 14% वृद्धि की आशंका है, जिसके त्रासदीपूर्ण परिणाम होंगे। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि सभी ग्लोबल वार्मिंग स्तरों के तहत घनी आबादी वाले कुछ क्षेत्र या तो असुरक्षित हो जाएंगे या फिर निर्जन। इन क्षेत्रों से स्वायत्त रूप से या योजनाबद्ध स्थानांतरण के तहत लोगों को दूसरे जगह ले जाना होगा। साल 2100 तक निचले द्वीप वाले राज्यों के जलमग्न होने का मिश्रित और व्यापक खतरा बना रहेगा। अब जानते हैं कि रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। भारत सबसे अधिक संवेदनशील सूचकांक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स वाले देशों में है। रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कारण देश के तटीय शहर और हिमालय से लगे इलाकों पर बड़ा असर पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसम बदलने के कारण ज्यादा या कम बारिश, बाढ़ की विभीषिका और लू के थपेड़े बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट में बढ़ते तापमान के कारण भारत में कृषि उत्पादन में बड़े पैमाने पर कमी की भी आशंका जताई गई है। इसमें कहा गया है, अगर अनुमान करें कि तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होती है तो भारत में चावल का उत्पादन 10 से 30% तक, जबकि मक्के का उत्पादन 25 से 70% तक घट सकता है। IPCC रिपोर्ट के अनुसार आने वाले साल में शहरी आबादी की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। अगले 15 साल में देश की 60 करोड़ आबादी शहरों में रहेगी, जो मौजूदा अमेरिका की आबादी से दोगुनी होगी। देश में 7,500 किलोमीटर लंबा तटीय इलाका है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पुरी और गोवा जैसे इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। समुद्र का स्तर ऊपर जाने के कारण इन इलाकों में बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, यहाँ चक्रवाती तूफानों का भी खतरा मंडराएगा। इस सदी के मध्य तक देश की करीब 3.5 करोड़ की आबादी तटीय बाढ़ की विभीषिका झेलेगी और सदी के अंत तक यह आंकड़ा 5 करोड़ तक जा सकता है। रिपोर्ट में दक्षिण भारत के तेलंगाना में पानी संचयन की पुरानी तकनीक का भी जिक्र किया गया है। और अगली खबर, हाल ही में भारत, बांग्लादेश तथा नेपाल ने बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल यानी BBIN मोटर वाहन समझौते लागू करने के लिए एक MOU को अंतिम रूप प्रदान किया। इस समझौते से BBIN देशों के बीच न केवल अधिक से अधिक उप क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह इन देशों के बीच यात्रियों और कार्गो प्रोटोकॉल में मदद करेगा। तो क्या है ये समझौता? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ने 7 से 8 मार्च को भूटान, बांग्लादेश, भारत व नेपाल मोटर वाहन समझौता BBIN-MVA पर बैठक की। इस दौरान कारोबार को सुगम बनाने और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन समझौता MVA को जल्द लागू करने की जरूरत पर सहमति जताई गई। बैठक में BBIN-MVA समझौता को लागू करने के लिए प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करते हुए इसको लेकर एक समझौता ज्ञापन MOU को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में भूटान ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। इस बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्मिता पंत ने किया। फरवरी 2020 के बाद BBIN की पहली बार इन पर्सन मीटिंग हुई। बैठक के दौरान भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच BBIN-MVA पर एक समझौता ज्ञापन हुआ। हालांकि MVA पर भूटान ने सहमति नहीं दी है। MVA को लागू करने से BBIN देशों के बीच न केवल अधिक से अधिक उप क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह इन देशों के बीच यात्रियों और कार्गो प्रोटोकॉल में मदद करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भूटान क्यों नहीं हो रहा शामिल। हाल ही में राजधानी दिल्ली में 7 और 8 मार्च को हुई इस बैठक में भूटान ने अपने दूतावास की एक निगरानी टीम को यहां भेजा था, जबकि बांग्लादेश, भारत और नेपाल के प्रतिनिधि मंडल में डायरेक्टर जनरल या ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी इसका नेतृत्व कर रहे थे। इससे पहले कि हम इसके पीछे के कारण को जाने, पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। BBIN कनेक्टिविटी परियोजना की कल्पना दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क द्वारा 2014 में नेपाल में एक शिखर सम्मेलन में एक क्षेत्रीय मोटर वाहन समझौते पर सहमत होने में विफल होने के बाद की गई थी, जिसका मुख्य कारण पाकिस्तान द्वारा इस परियोजना का विरोध था। BBIN अर्थात बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के बीच मोटर वाहन समझौता MVA 2015 में सामने आया था। 4 दक्षिण एशियाई देशों के बीच कार्गो, व्यक्तियों और व्यक्तिगत वाहनों की अप्रतिबंधित आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 2015 में BBIN देशों द्वारा MVA पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन स्थिरता और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर भूटान ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी और फिर भूटान की संसद ने इस पर आगे न बढ़ने का फैसला किया था। 2017 में तोप के शेरिंग की सरकार ने बाकी 3 देशों को इस परियोजना पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। साल 2020 में भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भूटान का वर्तमान आधारभूत ढांचा और कार्बन नेगेटिव बने रहने की शीर्ष प्राथमिकता के कारण MVA में उसका शामिल होना संभव नहीं है। नवंबर 2021 में हुई बैठक में इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया गया था और भारत को उम्मीद थी कि भूटान इस परियोजना पर अपना विचार बदल सकता है। हालांकि भूटान की ओर से अब तक इस पर कोई नए संकेत नहीं मिले हैं। 7 साल पुरानी इस परियोजना की रफ्तार काफी धीमी है। हालांकि बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल रूट पर अब तक यात्री बसों और कार्गो ट्रकों के कई ट्रायल रन हो चुके हैं। अंतिम प्रोटोकॉल तय किए जाने से पहले अभी भी कई समझौते होने बाकी हैं। BBIN पहल क्या है? BBIN आर्थिक परियोजना का उद्देश्य बांग्लादेश, भूटान, भारत एवं नेपाल को सड़क मार्गों से जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा निर्मित करना है। MVA के पीछे का विचार इस क्षेत्र में माल और व्यक्तियों की आवाजाही को लेकर सीमा पार प्रतिबंध को समाप्त करना है। ऐसा माना जाता है कि व्यापार और पारगमन माल ले जाने वाले वाहनों को सीमा पार पर स्थानीय ट्रकों के लिए ट्रांसशिपमेंट के बिना 4 देशों के अंदर स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है। पूर्ण व्यापार क्षमता का एहसास करने के लिए भारत द्वारा BBIN की पहल की गई थी। वर्तमान में कमजोर परिवहन एकीकरण क्षेत्र में सीमा पार करने को अंतर क्षेत्रीय व्यापार में एक बड़ी बाधा बनाता है। उदाहरण के लिए पेटापोल, बेनापोल में भारत बांग्लादेश सीमा को पार करने में कई दिन लगते हैं। दूसरी ओर दुनिया के अन्य क्षेत्रों में समान मात्रा में कार्गो को संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने का समय 6 घंटे से भी कम है। दुनिया भर के अधिकांश क्षेत्र अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पिछले साल वर्ल्ड बैंक इंडिया के हेड जुनेद अहमद ने कहा था कि पूर्वी एशिया में 50% व्यापार पड़ोसियों के बीच होता है और क्षेत्रीय विकास को एक बड़ा धक्का देने के लिए परिवहन के निर्बाध क्षमता को हासिल करने की जरूरत है और यहीं पर BBIN MVA की पहल काफी प्रासंगिक हो जाती है।
तो क्या है BBIN का महत्व? कॉरिडोर माल लोगों के मध्य संपर्क में भी वृद्धि करेगा एवं सुगम परिवहन का समर्थन करेगा। BBIN क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से इन दक्षिण एशियाई देशों की आर्थिक स्थितियों में सुधार की दिशा में भी एक कदम है। इन पड़ोसी देशों के मध्य परिवहन की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी सहायता प्रदान करता है। यह क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति प्रतिरोध के रूप में भी कार्य करेगा। साथ ही उप क्षेत्रीय दक्षिण एशियाई एकता के संबंध में एक सुदृढ़ मंच प्रस्तुत करेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत का चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब होगा। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र पर राज करने की कोशिश कर रहा है। इस परियोजना के तहत उसने पाक में भी निवेश किया है और गवादर पोर्ट का विकास कर रहा है। इस परियोजना के तहत चीन सड़कों का जाल बिछाकर भारत को घेरने की योजना बना रहा है और भारत के शत्रु राष्ट्रों को सड़क मार्ग से एक दूसरे से जोड़ रहा है। चीन BRI निवेश के इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाकर दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रभुत्व को छीनने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए BBIN MVA को लागू करना चीन के BRI का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। चीन दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोस में अपने BRI पदचिह्न का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल नेपाल और बांग्लादेश दोनों क्रमशः 2017 और 2016 में BRI में शामिल हुए थे। चीन ने दोनों देशों में बंदरगाहों, आर्थिक गलियारों और विश्वविद्यालयों के निर्माण पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। फिलहाल नेपाल और बांग्लादेश दोनों ही चीन के मोर्चे पर सावधान रहने की कोशिश कर रहे हैं। BBIN सभी चारों देशों के लिए एक विकल्प के रूप में काम कर सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच निर्बाध परिवहन संपर्क से बांग्लादेश की राष्ट्रीय आय में 17% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि भारत को अपनी राष्ट्रीय आय में 8% की वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी। इस तरह की किसी भी पहल से नेपाल को भी फायदा होगा। नेपाल के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 64% है। भारत और नेपाल के बीच माल और व्यक्तियों की त्वरित आवाजाही काठमांडू को अपने समग्र व्यापार संख्या में भी सुधार करने की अनुमति दे सकती है। चलिए अब जानते हैं BBIN पहल के प्रमुख पहलू। सदस्य राज्यों को कार्गो एवं यात्रियों के परिवहन के लिए एक दूसरे के क्षेत्र में अपने वाहनों को संचालित करने की अनुमति होगी। पड़ोसी देश के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सभी कारों को इलेक्ट्रॉनिक परमिट की आवश्यकता होगी तथा राष्ट्रों की सीमाओं के पार सीमा सुरक्षा उपाय लागू रहेंगे। मालवाहक वाहनों को सीमा पर एक ट्रक से दूसरे ट्रक में उत्पादों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना 4 देशों में से किसी में भी प्रवेश करने की अनुमति होगी। कार्गो ट्रकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रैक किया जाता है। परमिट ऑनलाइन प्रदान किए जाते हैं एवं इस प्रणाली के तहत सभी भूमि बंदरगाहों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से परमिट वितरित किए जाते हैं। हर बार जब कंटेनर का दरवाजा खोला जाता है तो वाहन पर लगी एक इलेक्ट्रॉनिक सील अधिकारियों को सूचित करती है। इस उप क्षेत्रीय समूह को भोपाल, भूटान, इंडिया, नेपाल BBIN का नाम दिया गया है, लेकिन अभी तक भूटान ने इसमें शामिल होने की हामी नहीं भरी है और इस समझौते को लागू करने के लिए अगले दौर की वार्ता होनी है। तो प्रभात एग्जाम के वीकली करंट बुलेटिन में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।